नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए और वो भी ऑल नोटिफिकेशंस ऑन ऑप्शन को चुनते हुए, ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। आज एक बार फिर हमारे साथ स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आपको दिखाई दे रहे हैं ओमकार चौधरी सर, द ओमकार चौधरी शो और ओशियन नेटवर्क। सर बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार अवनीश जी सर। सर आज हमारी टीम ने आज की इस चर्चा का थंबनेल बनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर 356 नहीं बल्कि 1356 वो इम्पोज कर दिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मेरी टीम ऐसा क्यों कह रही है, आइए दिखाते हैं जरा कुछ समाचार। रिवीजन का काम नहीं हुआ तो ममता सरकार भुगतेगी अंजाम। बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया सुपर पावर। दर्शकों, न ये कोई टिप्पणी है, न ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है, ये आदेश का हिस्सा है। ऑर्डर किया है। ऑर्डर, टिप्पणी, मौखिक रूप से सलाह, तंज, ये सब दूसरी चीजें होती हैं। क्या ऑर्डर किया है जरा हम इसको भी देखते हैं। पश्चिम बंगाल में अब एसआईआर को लेके ममता बनर्जी जिस तरीके से मांगे गए अधिकारियों को नहीं दिया चुनाव आयोग को, तो सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारी यानी न्यायिक अधिकारी, जुडिशियल ऑफिसर्स, इनके नियुक्ति करने जा रहा है। अब आप ये मत सोचिए कि राज्य सरकार के हैं या किसी सरकार के हैं, नहीं, ये भारतीय न्यायिक सेवा के अधिकारी होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एसआईआर का पूरा काम करेंगे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ये भी किया है कि अगर तय समय में काम पूरा नहीं हुआ तो विशेष गंभीर परिणाम, और गंभीर परिणाम क्या हो सकते हैं, साफ अंदेशा ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग से सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले ली हैं। और अगर एसआईआर समय पर पूरा नहीं हुआ तो क्या स्थितियां हो सकती हैं। चुनाव की घोषणा अब सुप्रीम कोर्ट करेगा, नहीं करने देगा इलेक्शन कमीशन को, और जैसे ही विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा तो ममता बनर्जी की सरकार चली जाएगी। ये कौन होंगे? जो वर्तमान न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं वो होंगे, यानी जजेस होंगे। यहां तक कि अच्छे चरित्र वाले, अच्छे इमेज वाले जो रिटायर्ड जज हैं उनको अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। उसी के साथ और भी जो सेशन और डिस्ट्रिक्ट जज, डिविजनल जूनियर, ये जजेस की नियुक्ति है। और सबसे बड़ा जो अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत, वो है सर कि अब ये जो जुडिशियल ऑफिसर होंगे इनके आदेश को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान ये मानने को बाध्य होंगे। इनका फैसला अंतिम होगा। ये तो सर ममता का खेल ही खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, दर्शकों को याद होगा कि ममता बनर्जी खुद काला चोंगा पहन करके सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुई थी, और उस समय भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और उनकी बेंच ने उनको ये कहा था कि आपने जो वकील नियुक्त कर रखे हैं अपनी तरफ से, जो आपकी शंकाएं हैं उनको पेश करने के लिए, वो बड़े काबिल वकील हैं। तो कहने का उनका आशय ये था कि आपको आने की क्या जरूरत पड़ गई, जब आपको अपने वकीलों पर विश्वास नहीं है क्या। तो वहां भी इनको सुननी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट की इनडायरेक्ट वे में। अवनीश जी, बंगाल जाइए और देखिए जरा कि सड़कों पर किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में जो ये अपीयर हुई हैं उसके पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं, पूरे बंगाल में लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ये साबित करने पर तुल गई हैं कि मुझे फिक्र है उन 1,26,26,00,000 मतदाताओं की जिनको नोटिस इशू किए गए हैं। बाकी किसी को चिंता नहीं है। वो इसके बहाने कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के लिए गई हूं आप लोगों की, इसके बहाने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाने पर तुली हुई है पश्चिम बंगाल में। और उनके एक नेता ने कह भी दिया है, कल या परसों कहा है
कि हमारे खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो ममता दीदी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि अब ये जो 1 करोड़, 1.25 करोड़ या बाकी के लोग भी हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको और उनके परिवार वालों को लाइन में खड़ा करवा दिया। तो कितना डर्टी गेम एक्चुअल में ये खेल रही हैं। और खेल क्यों रही हैं? क्योंकि जो घोस्ट वोटर हैं उनको जिस तरीके से तलाश करके निकाला जा रहा है मतदाता सूची से, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। और एक गलती, एक चूक इनसे शुरू में खुद से हुई थी, जब इन्होंने कह दिया था कि ये एसआईआर नहीं है, ये तो एनसी जो आपका एनआरसी है वो है। तो ये सुनते के साथ ही जो आपके रोहिंग्याज थे, बांग्लादेशी थे, वो सिर पर पांव रख करके भागे। यानी जिनके जरिए ये खेल करवाती थी। अब आप ये देखिए, बंगाल में कितने कटे हैं नाम? ड्राफ्ट सूची की बात कर रहा हूं, केवल 7 राज्यों की बात कर रहा हूं जो एक अखबार में प्रकाशित हुए हैं। बंगाल में 58 लाख कटे हैं, तमिलनाडु में 97 लाख कटे हैं, राजस्थान में 44 लाख कटे हैं, गुजरात में 73 लाख, गोवा छोटा सा राज्य है 1 लाख, पुडुचेरी बहुत ही छोटा सा स्टेट है केंद्र शासित 1,03,000, लक्षद्वीप में 1616। ये इनसे ज्यादा तो तमिलनाडु में कटे हैं, इनसे ज्यादा तो गुजरात में कटे हैं साहब, और राजस्थान में भी 44 लाख कटे हैं। वहां कोई छाती क्यों नहीं पीट रहा है? वहां किसी को तकलीफ क्यों नहीं हो रही है, परेशानी क्यों नहीं हो रही है? इसकी वजह यही है कि जो घुसपैठियों के आधार कार्ड बन गए, मतदाता पहचान पत्र बन गए, राशन कार्ड बन गए, और वो मतदाता सूची में बाकायदा है ही नहीं, उनके जरिए ही ममता बनर्जी और इनका पूरा कैडर, पूरी पार्टी, इनके लठैत, वो सब बहुत बड़ा खेल करवा रहे थे पिछले 3 चुनाव से। और अब अगर इसकी साफ सफाई हो रही है वोटर लिस्ट की, तो अवनीश जी, ये केवल वोटर लिस्ट की साफ सफाई नहीं हो रही है, ये ममता सरकार का विसर्जन करने की तैयारी भी हो रही है। पूरे पश्चिम बंगाल में वो पोस्टर बैनर लगाने की क्या पड़ी थी ममता बनर्जी को, जो ये सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुई थी। अब मैं कुछ आंकड़े देता हूं दर्शकों के सामने। 2021 में जो चुनाव हुआ था, असली खेल यहां समझ में आएगा। 2021 में जो 294 सीटों के लिए मतदान हुआ था, 166 सीटों का अंतर 25,000 के आसपास था। 25,000 या 25,000 से कम था 166 सीटों पर। इनमें टीएमसी के हिस्से में आई थी 102 सीटें, बीजेपी के हिस्से में आई थी 64 सीटें। एसआईआर में औसतन हर विधानसभा क्षेत्र में 19,795 वोट कटे हैं। लगभग 20,000 नाम, लगभग 20,000 मान लीजिए आप। और जहां जीत का अंतर कम था, मान लिया 10,000 और 25,000 के बीच में था, तो क्या वहां असर दिखाई नहीं देगा इस बार? और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो असली डर यहां है। दूसरे एक और आंकड़ा है, 25 से 50,000 के अंतर से टीएमसी के कैंडिडेट 68 सीटें जीते, बीजेपी केवल 12 सीटें जीती। और 50,000 से अधिक अंतर से टीएमसी के 43 एमएलए जीते, बीजेपी का केवल 1 जीता। तो ये जो 68 सीटें तो ये लगा लीजिए आप टीएमसी की, और 12 सीटें ये लगा लीजिए साहब, ये 80 सीटें बैठती हैं अवनीश जी। और जहां वो असली खेल हुआ है, यानी 10,000 और 25,000 के बीच का, वहां अगर
लगभग 20,000 वोट हर विधानसभा क्षेत्र में कटे हैं और एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो आप ये मान करके चलिए कि टीएमसी 100 के आसपास सिमट जाएगी। हम्म। तो ममता अच्छा बनर्जी सर, को सबसे बड़ी परेशानी यही है। सबसे बड़ी परेशानी है। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने तेवर जैसे बंगाल के समाज, मैं चूंकि असम की तरफ रहा हूँ, बंगाल काफी आना जाना रहा, मैंने एक चीज निजी तौर पर महसूस किया है। अब ये या तो वामपंथी शासन इतना लंबा रहा कि कंडीशनिंग हो गई है, वो चाहते हैं कि उनका नेता केंद्र से हमेशा लड़ता रहे। ये गजब की मानसिकता है, मतलब विद्रोही छवि का नेता। या तो ये वामपंथी वाला चूरन है, कंडीशनिंग हो गई 30-32 सालों में कि नहीं साहब, हमको तो लड़ने वाला लीडर ही चाहिए। ममता बनर्जी इसको भी कैश करना चाहती हैं। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी के साथ जो बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना हुई और जो डेमोग्राफी वेस्ट बंगाल की बदलता हुआ बंगालियों ने देखा, ये तो भला हो ममता बनर्जी का कि अच्छा किया उन्होंने कह दिया कि ये एनआरसी, और निकल के भाईजान भागने लगे। वो जो हुजूम देखा लोगों ने देखा पूरा मोहल्ला खाली हो गया, आबादी खाली हो गई, मेट्स चली गई, फल बेचने वाले, रेडी मजदूर सब गायब हो गए। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और क्या उस मानसिकता में भी आप कुछ बदलाव अब देख रहे हैं कि नहीं, हमको तो लड़ने वाला ही नेता चाहिए, वही सही है जो सेंटर से भिड़ता रहे? क्यों ये बता रहा हूं? क्योंकि बंगाल आर्थिक रूप से बेहद कंगाल टाइप का राज्य है सर। आप वहां की स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे सर, प्राथमिक चिकित्सालय देख के रोना आ जाएगा सर। ये स्थिति है स्कूलों की स्थिति। और तो और सरकारी कर्मचारी आज भी वेस्ट बंगाल में 5वां वेतन आयोग पूर्ण रूप से और 6ठा वेतन आयोग आंशिक रूप से, और यहाँ देश 8वें वेतन आयोग की तरफ जा रहा है। तो क्या एक डबल इंजन, यानी सेंटर से मिला के और अपने राज्य को विकास की धारा, जो धारा मेंटेन रखी बिहार ने, एक ये भी एस्पिरेशन, क्या उस मानसिकता में भी बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? 2-3 चीजें हैं अवनीश जी। एक तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों के ही चरित्र में कोई बहुत बड़ा मूलभूत अंतर नहीं है। जिस तरीके से वहां पर कट्टरपंथ हावी है, कठमुल्लापन हावी है, उसी तरीके से यहाँ भी है। और चूंकि इतनी दरिद्रता है जिसकी चर्चा आपने की है, उस दरिद्रता में जो बेबस लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, जिनको कुढ़ने के लिए और बेबसी के आलम में जीने के लिए अभिशप्त कर दिया गया हो शासन प्रशासन के द्वारा और इनके निचले स्तर पर छोड़े हुए गुंडों के द्वारा। हर तरह का तो टैक्स वसूला जाता है। किसी की शादी हो गई तो, किसी के यहाँ कोई 4 ईंटें घर में लग रही हैं तो, कोई भी शुभ काज है, ये तो कफन में भी हिस्सेदारी चाह रहे थे। अब आपने सुना है लोकसभा में अभिषेक बनर्जी का भाषण, जिस पर फिर तंज कसा था सत्ता पक्ष के एक मेंबर ने खड़े होकर के। अभिषेक बनर्जी और कुछ दूसरे लोगों ने ये कहा कि साहब कफन तक महंगा हो गया है बजट पर बोलते हुए। तो बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही तंज कसा। उसने कहा कि पहले ज्ञान प्राप्त कर लीजिए कि किन किन चीजों पर कोई जीएसटी है ही नहीं, तो कफन कैसे महंगा हो गया। हो सकता है कटमनी ना मिली हो आपको, इसलिए आपको लग रहा हो। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? ये कोई, देखिए, शासन व्यवस्था का एक मूलभूत सिद्धांत है, बेसिक के लोगों की जान माल सुरक्षित रहे, नंबर 1। और दूसरे, जो सामाजिक कल्याण है वो आप ठीक तरीके से आगे बढ़ाएं, यानी जिनको जरूरत है वास्तव में कि शासन प्रशासन उनका हाथ पकड़े, उनको संबल दे, वो। और ये जो गुंडे बदमाश मवाली हैं जो लोगों का जीना हराम कर देते हैं, समाज में एक दहशत का वातावरण क्रिएट करके और वसूली का पूरा एक तंत्र चलाते हैं, उन पर अंकुश लगाए शासन प्रशासन। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का जो माइंड सेट है लोगों का, आमतौर पर लगभग बराबर है, एक ही जैसा है। दूसरे, हम अगर अतीत में झांकने की कोशिश करें, बहुत पीछे ना जाएं,
46-47 में जो कुछ हुआ था, सोहरावर्दी के रहते हुए जो मारकाट हुई थी, जिस तरीके से वहां पर ये मारकाट, हिंसा, लोगों के कत्लो गारत, ये सब भी इनके कैरेक्टर में है। और जब इनको मौका मिलता है, ये गाजर मूली की तरह काटते हैं लोगों को, उनके घरों को जला देते हैं, उनकी स्त्रियों के अस्मत पर हाथ डालने से नहीं चूकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पिछले 3 चुनाव की बात ना करें, बस पिछले एक चुनाव की हम बात कर लें, 2021 की। एक मौका था ना पश्चिम बंगाल के लोगों के पास इस कुव्यवस्था से निकलने का और नई हवा में सांस लेने का, एक परिवर्तन का। क्योंकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच वोट शेयर का अंतर केवल 3-3.5% रह गया था और भारतीय जनता पार्टी 18 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हो गई थी। तो 2021 में एक मौका था, माहौल बना हुआ था, मूड बना हुआ था। ये आखिरी समय पर जो हिंदुओं में एक खौफ का वातावरण क्रिएट होता है या कर दिया जाता है, उससे उभरने का एक मौका था। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे जब मई 2021 में रिजल्ट आए, शायद 5 मई को आए थे, और उसके बाद जो हिंसा का एक दौर चला था एक हफ्ते के आसपास, और ममता बनर्जी कभी कह रही थी कि अभी मैंने शपथ नहीं ली है, अभी तो राज्यपाल के तहत या केंद्र सरकार के तहत ही शासन चल रहा है, जबकि वो मुख्यमंत्री थी उस समय भी उनका डीजीपी से लेकर के कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर तक उनको कॉर्निश कर रहा था, उनके यहाँ हाजिरी लगा रहा था, और जितने जिला प्रशासन थे वो हाथ पर हाथ रखे बैठे थे जब मारकाट शुरू हो गई थी। तो कहने का आशय ये है कि जो हिंसा वहां होती है एक्चुअल में वो कराई जाती है, ताकि इस चुनाव में जिन्होंने वोट दे दिया है टीएमसी के मुखालिफ पार्टी को, वो आगे आने वाले चुनाव में हिम्मत ना कर सके, उनकी हिम्मत हो। तो जो लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री ने अपने मतदाताओं को, अपने सपोर्टर्स को, अपने पार्टी वर्कर्स को, नेताओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, देखिए कहना बहुत आसान होता है। और नए नए चुनाव हुए हैं, जनादेश मिला है किसी पार्टी को, और जनादेश भी ऐसा मिला है जो पिछले 2 चुनाव से ज्यादा है इस बार। वो क्यों मिला है, कैसे मिला है, वो भी समझ में आ गया लोगों के कि जो कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर खड़ी थी पिछली विधानसभा में, वो शून्य हुई। जो वामपंथी 22 सीटों पर खड़े थे वो शून्य हो गए, यानी उनका वोटर जो है वो ज्यादा संख्या में टीएमसी की तरफ चला गया, कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। तो ये बड़ा अंतर वहां पर हो गया। लेकिन इस बार तो साफ मौका है, इस बार तो मतदाताओं के सामने मौका है। अगर आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो ऐसे ही पिटते रहेंगे, ऐसे ही हिंसा होती रहेगी, ऐसे ही आपको बंगाल छोड़ करके असम की तरफ भागना पड़ेगा अपनी जान माल के लिए, अपने बाल बच्चों की रक्षा सुरक्षा के लिए। तो ये सीमांत प्रदेश है और मुर्शिदाबाद, मालदा और तमाम बहुत लंबी सीमा जो है एक बांग्लादेश से लगी हुई है। घुसपैठ वहां की बहुत पुरानी समस्या है, ऑलरेडी समस्या है, और ऊपर से उनको फिर संरक्षण मिल जाता है घुसपैठियों को, यहाँ पांव रखने के लिए नहीं बल्कि सरकारी दस्तावेज हासिल करने के लिए भी, घर खरीदने के लिए भी, यहाँ कामकाज करने के लिए भी। तो ये भी पश्चिम बंगाल के जो मूल निवासी हैं उनके हकों पर डाका डालते हैं, और जब ऐसे मौके आते हैं तनावपूर्ण तो फिर हिंसा में बढ़ चढ़ करके यही लोग हिस्सा लेते हैं और इन्हीं को आगे झोंका भी जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इस केवल पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि देश की, क्योंकि ये फिर पश्चिम बंगाल तक सीमित थोड़ा रहते हैं, फिर तो ये पूरे देश में फैल जाते हैं। आधार कार्ड इनके पास होता ही है, दूसरे दस्तावेज इनके पास होते ही हैं, वहां इनको कौन चैलेंज करता है। तो ये जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, मेरा कहना तो ये है कि पश्चिम बंगाल को ही ध्यान में रख करके ये शुरू की गई थी।
शुरुआत जरूर बिहार से हुई थी और फिर बाकी 12 राज्यों में हुई, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा नासूर अगर कोई इस देश में सिर उठा करके खड़ा है और गर्व के साथ, हेठी के साथ, जिद के साथ खड़ा हुआ है कि मेरा कुछ बिगाड़ करके देख लो। अवनीश जी, बात लंबी हो रही है, लेकिन इन्होंने हर चीज का विरोध किया है। इन्होंने CAA लागू नहीं होने दूंगी, मेरी लाश पर लागू होगा। वक्फ संशोधन बिल मेरी लाश पर लागू होगा। SIR मेरी लाश पर जो है होगा, हम SIR होने नहीं देंगे। हर सुधार इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनको कोई तीर मार रहा है, इनको कोई घायल कर रहा है। तो ऐसी शासन व्यवस्था पर अगर सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त रुख अपना करके एक ऐतिहासिक फैसला कर रही है, तो आप इस पूरे प्रकरण की और पूरी स्थितियों परिस्थितियों की गंभीरता को समझ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, 356 में आप क्या करते हैं, आपकी यही अपेक्षा थी ना। और जो इशारा किया है और ये भी कह दिया है कि 95% जो लिस्ट है उसको जारी कर दो, 5% के लिए जितने जुडिशियल ऑफिसर हैं वो जा रहे हैं। तो अब मशीनरी ममता बनर्जी की नहीं, और शानदार ऑर्डर में ये पॉइंट है कि तुम्हारा DM, तुम्हारा SP ये जुडिशियल ऑफिसर को अब रिपोर्ट करेगा, उसका निर्णय अंतिम होगा। सर, आपने एक बात कही कि बंगाल के समाज को बदलना होगा, बंगाल के समाज को ही अपने बारे में सोचना होगा। निश्चित तौर पर ये अपेक्षा मेरी तो कम से कम पंजाब से भी रहती है कि भैया अपने प्रदेश के बारे में तुम सोचो। उत्तर प्रदेश ने सोचा ना सर, बिहार ने देखिए सर क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है, महाराष्ट्र आप देखिए क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब सर आपने एक बड़ी सूक्ष्म बात कही, वो बड़ी जरूरी है। आपने कहा कि बांग्लादेश की मानसिकता और वेस्ट बंगाल की मानसिकता में कोई फर्क नहीं है। सर, बांग्लादेश में अभी आम चुनाव हुए हैं। यूनुस के आने के बाद से जो हिंदुओं के खिलाफ वहां पर एक माहौल और कितनी हिंसा, क्रूरता, ये सब देखने को मिला। उसके बाद जो रिजल्ट आया है, आप देखिए, जो वहां पर सो कॉल्ड जेनजी या स्टूडेंट्स उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, बांग्लादेशियों ने उनको नकार दिया। जमाते इस्लामी को, जो हार्डकोर फंडामेंटल्स की पार्टी है, जो ये सारी क्रूरता हिंदुओं के खिलाफ हेट्रेड फैला रही थी, बांग्लादेशी वोटर्स ने उसको नकार दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ा हिंदू हित चिंतक सरकार आ गई है, शेख हसीना की भी सरकार रही है, तो इतिहास लोग देखें, हिंदुओं के खिलाफ वहां क्रूरता होती रही है, वो तो एक मजहबी उनका तरीका है। लेकिन अगर बांग्लादेश की मानसिकता और वेस्ट बंगाल की मानसिकता जैसा आप कह रहे हैं कि एक ही है, वाकई है, तो फिर ये वहां से सीख आएगी कि नहीं आएगी कि भैया दीदी तो ऑलमोस्ट जमाते इस्लामी जैसा बिहेव कर रही है वेस्ट बंगाल में। तो ये भी एक असर आप देख रहे हैं बांग्लादेश में, जो मैंडेट आया है, नकार दिया बांग्लादेश ने। नकार तो दिया अवनीश जी, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जमात और एनसीपी दोनों को मिलकर के 80 से ज्यादा सीटें फिर भी आ गई हैं। निश्चित आई हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कि तारिक रहमान के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद से ही जिस तरीके से अवामी लीग के जिलों में फिर से दफ्तर खुलने शुरू हुए हैं, तो जमात के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। हाँ, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि वो नई सरकार के मिलीभगत से हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत अवामी लीग और BNP तीनों का नेक्सस रहा है, तीनों मिले हुए हैं, इसीलिए अवामी लीग के दफ्तर खुलने शुरू हो गए हैं। और उनका कहना है कि ये शेख हसीना को भी बाइज्जत लाएंगे और फिर से जो है वो BNP और अवामी लीग के बीच में ही सारा होगा। उनको लग ये रहा है कि उनके लिए एक मौका था, अभी एनसीपी और ये मिलकर के 80 से ज्यादा सीटें ले चुके हैं, तो अगले चुनाव में शायद हमारा काम हो जाए। और जब मैं जमात की बात करता हूं, तो ये जमात, जम्मू कश्मीर की जमात, पाकिस्तान की जमात और डीप स्टेट से लेकर के जो आपका CIA है, ये सब एक हैं। हमारे यहाँ भी तुम्हारे यहाँ सब वही, हमारे यहाँ जमीयत उलेमा है, तो ये सब एक हैं। मैंने बस जम्मू कश्मीर का नाम इसलिए लिया था कि वहां पर फर्क नाम है, लेकिन नाम ही फर्क है, कैरेक्टर एक ही है।
काम एक ही है इनका। तो ये अभी भी बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं बांग्लादेश के लिए। और मेरी तो आशंका है कि ये 6 महीने होते होते वहां फिर गदर काटेंगे। वो तारिक रहमान की सरकार को भी नहीं चलने देंगे, इसके बावजूद कि वो 200 से ऊपर सीटें जीत करके लाए हैं। 299 पर मतदान हुआ था 300 में से। तो कैरेक्टर एक जैसा है, सोच एक जैसी है, अप्रोच एक जैसी है। हिंसा वहां भी होती रही है, हिंसा यहां भी होती रही है। तो ये जो समस्या है, ये इसका एकमात्र समाधान यही है। और एक बार ये अमित शाह ने कहने का साहस किया था कि जितने सीमांत प्रदेश हैं हमारे, वहां राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। वो चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आपका पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, जितने भी स्टेट हैं ये। चलो पूर्वोत्तर में तो जिनको 7 सिस्टर्स हम कहते हैं, उनमें अधिकांश में या तो भारतीय जनता पार्टी है या उनके सहयोगी हैं। अब वहां कांग्रेस का सफाया हो गया है। और वहां का जो सेंटीमेंट है, बहुत सारे वीडियो आते हैं, मैं तो देखता हूं ध्यान से, जो पूर्वोत्तर के, अरुणाचल से लेकर के त्रिपुरा और तमाम क्षेत्रों के, वहां बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को लोग दौड़ा रहे हैं अवनीश जी। बिल्कुल सर। अरे सर, अरुणाचल में तो इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये वॉलंटियर्स गांव-गांव घूम रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं इनकी अवैध मस्जिदों को, अवैध घुसपैठियों को। डेटा है उनके पास कि प्रतिदिन 2000 आते हैं। बड़ा शानदार काम हो रहा है। तो ये तो करना पड़ेगा ना। ये हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये खतरे में आहुति देने वाले लोग हैं ये। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, कांग्रेस इसमें शामिल है। मणिपुर में जो आग सुलगाई जाती है बार बार। अब देखिए, पिछले काफी महीने से मणिपुर शांत था ना। जैसे ही वहां भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे नेता ने शपथ ग्रहण की, उसके तीसरे दिन से आगजनी शुरू हो गई वहां पर। कौन आग लगवा रहा है? तो ये देश विरोधी माइंडसेट के लोग बहुत ऐसे पदों पर पहुंच गए हैं जो अपनी पार्टियों को भी चला रहे हैं और जो कुछ राज्यों में सरकार भी चला रहे हैं। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है और इसका निदान, इसका उपचार बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, मुझे लगता एक शोले में डायलॉग था कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, मार दो। तो केंद्र सरकार के लिए कह रहा हूं मैं ये कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी ममता बनर्जी की। हथौड़ा मार देने का समय आ गया है। और मुझे तो लगता है हथौड़ा मारने में केंद्र सरकार से आगे निकल गई है सुप्रीम कोर्ट, और उसने लगभग 356 जैसी स्थिति बना दी है। ममता बेबस है। अब न ममता के पाले हुए उनके कर्मचारी काम आएंगे और न ममता का अब कोर्ट के जरिए कोई निदान उनके हाथ में है, क्योंकि कोर्ट ने तो सीधे कल कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को जो लताड़ लगाई, उन्होंने कहा चलो हटो यहां से, नहीं करने देंगे हम। नहीं करोगे तो उन्होंने संकेत तो यही दिया है ना कि नहीं करोगे गंभीर परिणाम। गंभीर परिणाम किसी नेता के लिए क्या हुआ? जेल में थोड़ी ना बंद करेंगे। नहीं होने देंगे इलेक्शन, टाल देंगे, टल जाएगी, राष्ट्रपति शासन अपने आप आ जाएगा। तो ये तो चित भी सरकार की और पट भी सरकार की। इसके लिए साधुवाद सुप्रीम कोर्ट को कि वो अब देश की सुरक्षा, देश की संस्कृति को बचाने के लिए प्रहरी हैं, और हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका से हमें यही उम्मीद होनी चाहिए। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने विस्तार से और सरल तरीके से आप दर्शकों के बीच में अपनी बात रखते हैं। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको सार्थक लगी होगी। अगर सार्थक लगी हो तो इसे आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। चैनल को जिस तरह से आप सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और ओमकार सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।